सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड देखा था, इट वाज म्यू नॉट एन आई. सी कीप इट इन माइंड, दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो कोई भी इसको नंबर ऑफ टर्न नहीं लेगा, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. Wait for a while. It is number of turns per unit length. ये बात आप हमेशा दिमाग में रखोगे. Okay. Then उसके बाद we went for the total magnetic field, which was your magnetic field due to solenoid plus magnetization की वजह से जो होता है, that is mu naught into m. हमने substitute किया था mu naught ni plus mu naught m, जिसमें हमने ni को this part हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला था. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये चीज हमेशा दिमाग में रखना. इसको कभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मत लेना. इट इज ऑलवेज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. कल मैंने फ्लो में इसको नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया था. यहाँ पे आई सेड इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे इन फ्लो में आई शायद मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया था. But it is not only number of turns, it is number of turns per unit length. You have to keep this in mind. आपको सम सॉल्व करते समय ये चीज अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. वेदर आप टॉरॉइड की बात करो या आप सोलेनोइड की बात करो, आप जो स्मॉल एन लेते हो, दैट इज ऑलवेज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, सो लेट्स गो ahead with the new topic that you need to understand is your magnetic properties of a material. हमने ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा था. ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का, अगर आपने उस सब्सटेंस को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका बिहेवियर क्या होगा. वेदर इट विल बी अट्रैक्टिंग, रिपेलिंग, या बिल्कुल उसका कोई बिहेवियर ही नहीं होगा. वो सारी चीजें हम लोग ससेप्टिबिलिटी के से डिफाइन करते हैं. फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपकी ससेप्टिबिलिटी एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है समझने का कि वेदर इट इज इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. देयर आर थ्री काइंड ऑफ सब्सटेंस: डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, and the last one is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. Now susceptibility का जो वैल्यू होता है फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज नेगेटिव. इसका मतलब ये कि अगर आपने सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करेगा. psi for this value is negative. Paramagnetic substance, psi for this value is positive, but small value होती है, बहुत छोटी होती है. Magnitude is very small. And here psi value is positive again and value is very big. So this is the way to understand कि अगर आपको psi की वैल्यू किसी तरीके से पता है तो आप ये बता सकते हो कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. डायमैग्नेटिक में आपकी psi की वैल्यू इज नेगेटिव. मतलब ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भागता है मैग्नेटिक फील्ड से दूर, अट्रैक्ट नहीं होता. इट ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं बट इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता. सो इसका psi का वैल्यू इज पॉजिटिव बट इट इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड. एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और उनका जो psi का वैल्यू होता है वो काफी बड़ा होता है. इट इज बिग इन वैल्यू, 10⁻3, 10⁻4 या 10⁻2 के पावर में आता है. So this is what is the difference between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. इतना तो समझ गया कि diamagnetic are repelling type of substance, जो रिपेल करते हैं, नहीं रहना उनको मैग्नेटिक फील्ड में. और ये दोनों जो है वो अट्रैक्टिव टाइप होते हैं, मतलब उनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद आती है. अब ये जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं. दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज,
डायमैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं हम, मैं समझाऊंगी ये क्या है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये क्यों अराइज होती है हम आगे जाके समझेंगे। ये दैट इज पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी होती है। अब एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो डायमैग्नेटिज्म है ना, अपोज करने की प्रॉपर्टी, ये थोड़ी थोड़ी हर किसी में होती है, मींस इट इज ऑलवेज देयर इन ऑल द सब्सटेंसेस। ये जो डायमैग्नेटिज्म, ये जो अपोजिशन क्रिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, ये ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस में पाई जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सब्सटेंस में क्या होता है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये इस पे डोमिनेंट हो जाती है, जिसमें पैरामैग्नेटिज्म डोमिनेंट हो जाता है डायमैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी पे, वो सब्सटेंस पैरामैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। जहां पर और ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है वो सब्सटेंस पैरामैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब ये अपोज करने की प्रॉपर्टी, अपने चेंजेस, अपने अंदर चेंजेस लाने को अपोज करने की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सब में पाई जाती है, मींस इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस। बट इस प्रॉपर्टी के बदले अगर इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ये प्रॉपर्टी दब जाती है और ये सारी प्रॉपर्टीज दिखना चालू हो जाती है। देन वी से द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और सिर्फ अगर डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डोमिनेंट है तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ दिखती है, तो देन वी से दैट द सब्सटेंस इज अ डायमैग्नेट सब्सटेंस। होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों में, सब में होती है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। इफ आई से रिपलिंग पार्ट इज अच्छाई, तो बुराई और अच्छाई दोनों में होती है, हर किसी में होती है, बट डोमिनेंट क्या है उस हिसाब से हम सब्सटेंस को डिफाइन कर देते हैं। तो वैसे ही डायमैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस में पाया जाता है, थोड़ा बहुत अपोजिशन, थोड़ा बहुत रिपलिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड हर सब्सटेंस दिखाता है। बट अगर ये दोनों प्रॉपर्टी इसके कंपेयर में डोमिनेंट है, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी इसके कंपेयर में डोमिनेंट है, तो फिर हम सब बोलते हैं कि ओके द सब्सटेंस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और द सब्सटेंस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आर यू क्लियर? समझा सबको? तो लेट्स वर्क विद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये बात तो हमको पता चल चुकी है ऊपर से कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका साइज नेगेटिव, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं होता। अगर आप इसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालो, ओके, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक जगह ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक जगह कम मैग्नेटिक फील्ड, ये फटाफट क्या करेगा, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ढकेल देगा, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड में ही रहना पसंद नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक से इसीलिए डिफर करता है कि जहां पर इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, वहीं पे ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये क्या करता है, ट्राई करते हैं कि क्या कर सके, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल सके। अगर बाहर नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में जाकर सेटल हो जाए। ओके, so they always try to go away from the magnetic field. So they try to go, if there is a non-uniform, they try to shift themselves into the weaker magnetic field area. Okay, now हमने already कुछ conditions पीछे पेयरिंग और नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखिए, करेक्ट। हमने अनपेयर्ड और पेयरिंग के हिसाब से भी कुछ कंडीशंस पीछे समझी हुई है कि व्हेन वी से दैट द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। एक और तरीका है उन चीजों को पहचानने का कि वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ओके, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, तो भी वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी दिखाता है। So first condition to understand the substances or the atom is a diamagnetic by seeing its electron. अगर paired electrons है, net magnetic moment 0 है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या सबसे पहला पहचानने का तरीका, अगर net magnetic moment 0 है, so we say that that particular substance is a diamagnetic substance. यहाँ पर भी कुछ exceptions आते हैं, keep it in mind. कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम फॉलो द सेम क्राइटेरिया। कुछ ऐसा सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल O2 और N2, ये दोनों जो सब्सटेंस है इनके पास भी इवन नंबर ऑफ
व्हाट वी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 एंड 14, बट फिर भी दिस सब्सटेंसेस आर नॉट डायमैग्नेटिक। ये एक्सेप्शन है इस केस के लिए, क्योंकि इन दोनों के पास पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है दे आर फ्रीली मूवेबल, करेक्ट, आप उसको फ्रीली तोड़ सकते हो। सो ये दोनों एक्सेप्शन हो, इन दोनों का एक्सेप्शन छोड़ के बाकी जितने भी इवन नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, वो जो होते हैं वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 दिखाते हैं, and the substances are considered under diamagnetic substance except this 16 and 14 one। ये जो O2 N2 वाले पार्ट आ जाते हैं जिसमें पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, this even this are having 16, this is having 14, it is an even number, मतलब पेयरिंग होने वाली है, बट फिर भी इनके अंदर पाई बॉन्ड होने की वजह से दिस सब्सटेंस आर नॉट कंसिडर्ड अंडर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहला तरीका है समझने का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। एज मैंने बोला कि डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में पाई जाती है, बट जब फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी किसी पे डोमिनेंट होती है तो हम बोलते हैं कि ओके इट इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो और भी तरीका है किसी सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने का कि वेदर इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जस्ट बाय कीपिंग इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसका बिहेवियर देखो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद आ रहा है या उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पसंद आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें डिफाइन करती है कि वेदर इट इज एन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते, ओके आप क्यों देख के नहीं बता सकते सीधा सीधा कि इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, वो भी आपको आगे जाके समझेगा कि यू कैन नॉट से बाय जस्ट बाय सीइंग कि ओके ये पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ देख के आप नहीं बता सकते, आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल के उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा कि वो अट्रैक्टिंग टाइप है कि रिपेलिंग टाइप है, उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हो। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0, if there is an paired electrons, we say that the substance will behave like a diamagnet, except this 16 and 14 one, because they consist of a pi bonds. Next is, as I said already, I have explained you the first characteristic कि अगर आपने उसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम वाले मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में डाला उस सब्सटेंस को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो आप ये पाओगे कि वो हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड से, स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड से वो वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड में भागेगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रहना ही पसंद नहीं है, वीकर पार्ट ऑफ फील्ड, इट ऑलवेज गो लाइक दैट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जहां पर चीजें अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड से, ये रिपेलिंग वाला कंडीशन दिखाएगा, इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक, बाय द मैग्नेट। मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, बट जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो रिपल्शन दिखाते हैं, दे गेट इजिली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। वो क्यों इजिली रिपेल्ड हो रहा है, ये आपको कंडीशन क्लियर हो गया कि वो खुद नहीं रहना चाहते उस फील्ड में, सो दे आर इजिली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। नाउ लेट्स ट्राई टू consider some of the cases in which I can explain you कि ये अपोजिशन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऑलमोस्ट सब में पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है, जो डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है ये क्यों पाई जाती है, that we will try to understand by taking an electron in an orbit। प्लीज ध्यान से समझो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, it is important to understand these characteristics, okay? So let's take an electron in an orbit, जिसको हम बाहर के एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है इट इज मूविंग। जब कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होती है आपको पता है करंट इज इंड्यूस्ड, एंड करंट जो इंड्यूस होता है वो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस होता है। ये आपका लेंस लॉ है। आगे जाके आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे इसके बारे में आप काफी डीप में पढ़ोगे, और ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है। फैराडेज ने ये सारी चीजें बताई है कि जब कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होती है तो उसके अंदर करंट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, खुद से जनरेट होने वाला करंट। और वो इंड्यूस करंट आप जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जनरेट होता है। इसके बारे में आप डीप में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। तो अगर
इफ इज ए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो इंड्यूस करंट होगा वो इस तरीके से जनरेट होगा कि जो भी उस करंट की वजह से, जो इंड्यूस करंट हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होना चाहिए। मतलब अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज दिस, सो मेरा करंट का डायरेक्शन विल बी सच दैट कि मैग्नेटिक है, इंड्यूस करंट इस तरीके से जनरेट होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो। सो लेट अस से इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, सी कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रॉन का करंट बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंड्यूस करंट की बात कर रही हूँ, जो इस मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से जनरेट हुआ है। जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसको राइट हैंड रूल से अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से इस ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट जनरेट करेगा वो नीचे की तरफ जनरेट करेगा। मींस इंड्यूस करंट की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होने वाला है वो कुछ नीचे की तरफ जनरेट होने वाला है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? सो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव होता है, लेट अस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ये वाला जो हम ऑर्बिट ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा मूवमेंट है। बट दोनों में जो इंड्यूस्ड करंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट करेगा वो नीचे की तरफ ही करेगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपने बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ ऑफ देम। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट। जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है, यू नो देयर इज एन प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, और आपको पता है कि वो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। सो अगर इसका डायरेक्शन देखें, इसके करंट का डायरेक्शन देखें, इस इलेक्ट्रॉन के करंट का डायरेक्शन देखें, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तो करंट जो जनरेट होगा उसका कन्वेंशनल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, करेक्ट है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का जो जनरेशन होगा इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से दैट विल बी क्लॉकवाइज, ऐसा। अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि दिस अपोजिशन इज ऑलवेज क्रिएटेड, ये अपोजिशन तो हमेशा ही क्रिएट होने वाला है। बट जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो अपोज करने वाला नेट मैग्नेटिक डाइपोल है वो ज्यादा होगा, अपोज करने वाला जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक डाइपोल, अगर आप इसकी वजह से जो करंट जनरेट हुआ, इसके फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट हुआ वो ऊपर की तरफ है। So in this condition अपोजिशन है पर इतना ज्यादा नहीं है, बट इन दिस कंडीशन आपके इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट हुआ है वो भी नीचे की तरफ है, और जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल नीचे की तरफ है। मतलब इट इज गोइंग टू अपोज दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दिस अपोजिशन काइंड ऑफ बिहेवियर is found in any or every of the material, हर मटेरियल में पाया जाता है। बट जिसमें ये ज्यादा पाया जाता है we say that properly that material is behaving like a dimagnet। इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा उसका काम एक ही होगा कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे, उससे दूर भागे, उसको धक्का मारे कि भाई मेरे पास नहीं आने का। सो इसका नेट देख सकते हो कि इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेरी हाई इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द एटम, जो क्या करने वाला है आपके बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये दोनों कंडीशन समझा सबको? ये दोनों कंडीशन समझा सबको? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम एक बार फिर से बताओ ना। मैम एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताओ ना। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है V और हमने दो ऑर्बिट्स लाए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है मुझे ये समझाना था कि अपोज करने की प्रॉपर्टी सब में होती है, बट जिन सब्सटेंसेस में अपोज करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है उन सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं। मींस डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो सब में पाई जाती है, पर जिनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में डाल देते हैं। देयर इज लाइक टू इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब होता ये है कि जब आप किसी भी एक ऑर्बिट को या किसी चीज को आप मूविंग चीज को आप इस मैग्नेटिक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, तो क्या होता है, जब आप किसी मूविंग मटेरियल को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, इस मूविंग मटेरियल में एक करंट इंट्रोड्यूस होता है। दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट इसलिए क्योंकि वो खुद से जनरेट हो रहा है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद से जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है। सो दैट इंड्यूस करंट इज गिवन बाय II। आई एम गिविंग दैट इंड्यूस करंट बाय II। और ये इंड्यूस करंट हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है कि वो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, वो ट्राई करता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का। ये आप लेंज लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे, EMI जब आप पढ़ोगे, तब आपको इस लेंज लॉ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि जब भी आप किसी मूविंग मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हो, उस मूविंग मटेरियल में करंट इंट्रोड्यूस होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इंड्यूस करंट है। अब तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इट इज मूविंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का अगर तुम डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो नीचे की तरफ होगा। क्लॉकवाइज मींस दिस, क्लॉकवाइज आप राइट हैंड रूल से बता सकते हो कि नीचे की तरफ जनरेट होने वाला है। एज यू कैन सी, आई एम मूविंग माय फिंगर्स क्लॉकवाइज, सो मेरा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मेरा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, सो ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आने वाला है वो नीचे की तरफ आने वाला है। अब यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी एक इंड्यूस करंट, इसमें भी एक जनरेट होगा और उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। मतलब एक अपोजिशन, एक सर्टेन काइंड ऑफ अपोजिशन तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मिलने ही वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ अब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, इस चार्ज के फ्लो की वजह से देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ करंट। अब इस चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसका कन्वेंशनल डायरेक्शन हमेशा चार्ज के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, करेक्ट। चार्ज के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। सो दिस इज द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ चार्ज। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला करंट इज गोइंग, दिस वन करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज एंड दिस वन करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो मतलब इसमें अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा है क्योंकि इसके दोनों डायरेक्शंस अपोजिट है। बट यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर चार्ज इज मूविंग, यहाँ पर चार्ज इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका करंट भी कहाँ जनरेट होगा, क्लॉकवाइज में, करेक्ट है। अब ये दोनों क्लॉकवाइज में मूव हो रहे हैं, मतलब दोनों का डायपोल मूवमेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। मींस ये पूरी तरीके से ये क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाले हैं वो बढ़ जाएगा। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपोज करता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को, that substance is called as diamagnetic substance। जिसके अंदर ये अपोजिशन करने वाली जो प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा होती है, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कंसीडर करने लग जाते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट अपोजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिज्म, ये जो प्रॉपर्टी है, अपोज करने की प्रॉपर्टी सब में पाई जाती है, बट जिसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है दैट इज कंसीडर्ड अंडर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल गो अहेड। मैम आई और वो स्मॉल आई क्या है इधर? एक मिनट, मैंने अभी बताया कि ये स्मॉल, ये जो आई है दिस इज इंड्यूस्ड करंट जो खुद से जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप दिमाग कहाँ रखते हो? और आई क्या है मैम? ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इट प्रोड्यूसेस अ करंट। तो ये करंट इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि आप बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में आपके ऑर्बिट को लेकर आए हो, और ये चार्ज इसलिए, ये करंट इसलिए प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि योर इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट्स ऑल। तो जब इन दोनों का डायरेक्शन, ये दोनों करंट का डायरेक्शन जब सेम हो जाता है, आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बढ़ जाता है और अपोजिशन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो जब अपोजिशन इंक्रीज हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस में जहां पर अपोजिशन बहुत ज्यादा होता है
ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को सपोज करने की प्रॉपर्टी को हम डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्लियर विद द पार्ट? सो व्हेनेवर यू कीप सच मटेरियल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिशन की वजह से ये मटेरियल क्या करते हैं, अब इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा होता है। समझ में आया सबको डायमैग्नेटिज्म? यस मैम। अगर मैं पूछूंगी, अगर आप आंसर नहीं कर पाए ना तो बहुत डांट मिलेगी। हाँ प्लीज, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी है कि अगर आपको एक एग्जाम में बोल दिया इट इज एन डायमैग्नेटिज्म, इट इज बिहेविंग लाइक अ डायमैग्नेटिज्म, दिमाग में सीधा सेट होना चाहिए कि इंटरनल जो भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेट होने वाला है और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, लेट्स मैम गो अहेड। सेकंड वाले फिगर का आई किधर है? वही डायरेक्शन है, ई के डायरेक्शन में। ई के डायरेक्शन में कैसे आए हो सकता है? फ्लो ऑफ ओम तू चार्ज। कहाँ पर है? तेरा दिमाग है यहाँ पे? मैम यही नहीं समझ रहा है बस। क्या नहीं समझा? ये आई सेकंड वाले फिगर का राइट ये रहा ना, ई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ चार्ज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो देखना, ये रहा ना, ये आए है। इफ अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, according to conventional direction your current will move in anti-clockwise. If electron is moving in anti-clockwise, your according to conventional direction your current will move in clockwise. ये बहुत बेसिक थियोरी है। तो ये जो करंट जनरेट हुआ है, आई जो जनरेट हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से हुआ है। और ये जो सिंपल आई है, ये आई का मतलब ही है इंड्यूस करंट, इसलिए इसको आई स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। आई ये जो लिखा है, ये जो नीचे लिखा हुआ है स्मॉल आई, इट इज सेइंग दैट इट इज एन इंड्यूस्ड करंट। और ये जो करंट जनरेट हुआ है ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट का तो डायरेक्शन हमेशा तुम्हारे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ये जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, इट विल बी ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट ये वाला जो करंट है, दिस करंट, ये करंट आपके चार्ज इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब भी आप किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, एक अपोजिशन तो हमेशा ही जनरेट होती है। बट जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी जो करंट जनरेट कर रहा है, अगर वो भी अपोजिशन क्रिएट करने लग जाए तो वहां पर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डोमिनेंट हो जाती है। अच्छा, मतलब अंदर का आई और आई साथ में मिल जाए ना मैम? एग्जैक्टली। तो आई और आई अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो मतलब दोनों के दोनों आप क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब अंदर मटेरियल ऐसा बिहेव करने लगेगा, इट विल स्टार्ट अपोजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टोटली एंड योर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकम डोमिनेंट। समझ में आया सबको? क्लियर विद द पार्ट? शुड आई गो अहेड? किसी को कुछ नहीं समझा है तो प्लीज पूछो। सृष्टि, आर यू देयर? सृष्टि, नाम लो तो बोलते ही नहीं है। हाँ लोगो तुम लोग। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई। हाँ रहने दो, अभी म्यूट करो। एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर इंड्यूस्ड करंट का और जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है, अगर उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की कम होने वाली है, मतलब इतना ज्यादा अपोजिशन नहीं होगा। बट वहीं पे इंड्यूस करंट और आई दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में हो गया तो इनकी वजह से जो भी नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा वो ज्यादा बनेगा अंदर, और दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सब्सटेंस परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म को शो करेगा, परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म को शो करेगा। मैम परफेक्टली? हाँ सी, अगर मैं परफेक्टली बोल रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि अच्छाई और बुराई ये सब में होती है। जो डोमिनेंट होता है हम उस हिसाब से उस मटेरियल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो डोमिनेंसी अगर ये दिखने लगी, इट मींस दैट इट इज रिपेलिंग योर मैग्नेट एंड इट इज बिहेविंग लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो लेट्स गो अहेड विद द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और भी कुछ देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अगर आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या करता है, आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो अपोज करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो फील्ड होता है वो अंदर से जाने की कोशिश नहीं करता, इट ट्राइज टू मूव।
सिर्फ एक ही ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक ही ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी जो इसके अंदर से जाएगी। बाकी मोस्टली जो होती है वो बाहर से जाती है, क्योंकि अंदर वाला क्या करता है, पूरी तरीके से अपोज करता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की वो कैंसिल हो जाती है। सो होता ऐसा है कि सिर्फ आपको ऐसा दिखता है कि कुछ ही लाइंस ऑफ फोर्स इन सब्सटेंस के अंदर से जा सकती है, बाकी सारी जो होती है वो बाहर से जाती है। नॉर्मली लाइंस ऑफ फोर्स अंदर, जो बाकी की लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाने की कोशिश करती हैं, उसको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अपोज करके कैंसिल कर देते हैं। क्लियर विद द पार्ट, अंदर एंटर करने नहीं देते। सो इफ यू कीप अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट यू विल फाइंड कि अंदर इस सब्सटेंस के अंदर आपको लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जाती हुई नहीं मिलेंगी। एकाक अगर चली गई तो बात अलग है, मीन्स वैल्यू जो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाने वाली है, अंदर से पास आउट होने वाली है, जो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से पास आउट होने वाली है वो आपको बहुत कम दिखेंगी या फिर एक दो दिखेंगी। बाकी की सारी जो है वो इनके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट अस कंसीडर अगर एक फील्ड ऐसा आ रही है और दूसरा अपोजिशन यहाँ से है, तो ये जो लाइन है, सिंस देयर इज एन अपोजिशन देयर इज एन रिपल्शन, तो ये लाइन क्या करेगी, इसके अंदर जाने से बदले क्या करेगी, थोड़ा सा टर्न होके बाजू से निकल जाएगी। क्लियर विद द पार्ट, सो इट विल नॉट मूव इनसाइड। सो अंदर से जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस आपको बहुत कम मिलेगी इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर समझो आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर आपको पता है अपोजिट, अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मटेरियल अपने आप को ऐसा कुछ जनरेट कर लेंगे, दे विल जनरेट समथिंग लाइक दिस, अपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर के फील्ड को जनरेट कर लेंगे। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट दे डू, रिपल्शन क्रिएट करने के लिए दिस इज व्हाट दे डू, कि जिस डायरेक्शन में भी फील्ड जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके वो जो भी फील्ड अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है दे रिपेल इट आउट, बाहर ढकेल देते हैं। सो डायमैग्नेटिज्म का खासियत ही यही है कि व्हेन यू कीप इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से रिपेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट अपोजिंग इट। होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक यू शेप का ट्यूब लिया, और उसमें आपने एक डायमैग्नेटिक लिक्विड डाला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड डाला, इस आर्म पे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो ये क्या करेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये ट्राई करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया से दूर भागे। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस है वो यहाँ से रिलीज होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और आपको दूसरे आर्म में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि देयर इज एन राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। So this is again an experiment to understand the diamagnetic substance. If you have a liquid, you put it inside the U shape. एक आर्म के पास आपने एक मैग्नेट लाया, तो what you will find कि ये जो लिक्विड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये इस डायरेक्शन में ऊपर जाने की कोशिश करता है, and you will find there is a rise in the level of the liquid over here. So diamagnetic substance always try to go away from the magnetic field because it opposes the magnetic field. Okay. Or there is one more experiment, that is the last one. If you keep a diamagnetic substance inside the magnetic field, again होता क्या है, see, neither they want to, if you keep a diamagnetic substance, of course it opposes the magnetic field. If you keep a diamagnetic substance, please जरा ध्यान से समझो, ना उसको सपोर्ट करना है और ना उसको रहना है उसके अंदर। ओके, तो अगर वो इस डायरेक्शन में पड़ा रहा, मीन्स पैरेलली पड़ा रहा, मीन्स इट इज सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो सपोर्ट कर रहा है, बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि एंटी पैरेलल आके रुक जाए, क्योंकि एंटी पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इट इज मैक्सिमम। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्मली क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली आके रुक जाते हैं। वो परपेंडिकुलरली जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है वो वहां पर आकर अपने आप को स्टेबल कर देते हैं, क्योंकि ना तो वो इस कंडीशन में स्टेबल होते हैं पैरेलल कंडीशन में, ना तो वो अनस्टेबल, ना तो वो एंटी पैरेलल कंडीशन में स्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाकर रोक देते हैं। मतलब अगर आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ो तो वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि दे विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ना तो वो पैरेलल कंडीशन को सपोर्ट करेंगे ना तो वो एंटी पैरेलल कंडीशन को सपोर्ट करेंगे, वो
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आके रुक जाएंगे, क्योंकि पैरेलल कंडीशन में होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना, एंटी पैरेलल में होने का मतलब है कि अपना लॉस करना, बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लाना। सो इन दिस कंडीशन वो क्या करते हैं, अपने आप को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आकर अपने आप को रोक देते हैं, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एट दिस कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक शॉर्ट में पूरा कैरेक्टरिस्टिक रिवाइज कर रही हूँ, फिर हम लोग पैरामैग्नेटिक के साथ जाएंगे। फटाफट आई एम रिवाइजिंग द होल पार्ट ऑफ डायमैग्नेटिक, फिर वी विल गो अहेड विद द पैरामैग्नेटिक। ध्यान से सुनते जाओ क्या क्या बढ़ा डायमैग्नेटिक के बाद। पहली प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्मली जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड वाले जो एटम्स होते हैं जिनके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें हमको डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन जनरेट नहीं हो पाता, एक्सेप्ट 14 एंड 16 ये नंबर को छोड़ के, दैट इज N2 and O2। इनके पास इवन नंबर्स है, पेयरिंग हो रही है, बट स्टिल इनके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली डिसलोकेट कर सकते हो। So this N2 and O2 does not behave like a diamagnet, though they have 14 and 16 number of electrons. सेकेंड हमने पढ़ा कि ये जो डायमैग्नेट होते हैं ये हमेशा रिपेल करते हैं अपने आप को, मतलब जहां पर लोग मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अगर डोमिनेंट है तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो नॉर्मली क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, वो अपने पास नहीं आने देता। थर्ड हमने पढ़ा कि इसकी जो जाई की वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इट इज अपोजिंग। आपको याद है हमने सुपर कंडक्टर का भी ये पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर का जाई वैल्यू इज -1। तो सुपर कंडक्टर्स आर आल्सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। फोर्थ, हमने एक ऑर्बिट का एग्जांपल लिया, हमने देखा अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और जो करंट आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जनरेट हो रहा है, चार्ज के फ्लो की वजह से जनरेट हो रहा है, अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, सो इट टोटली अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। मतलब अगर आपका इंड्यूस करंट और आपका करंट चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है, दोनों करंट का अगर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज या दोनों करंट का डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों का डायरेक्शन इज सेम, सो उसके अंदर जो डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो डोमिनेंट हो जाती है एंड इट अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैग्नेट को, हमने एग्जांपल्स देखे कि अगर आपने क्यू शेप का ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने डायमैग्नेटिक लिक्विड डाला और एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया बाहर के मैग्नेट से, तो वो लिक्विड सारा दूसरे साइड में फ्लो होना चालू हो जाता है और आपको दूसरे साइड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागता है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं है। और लास्ट एग्जांपल हमने देखा कि अगर आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो वो पैरेलल कंडीशन में भी नहीं रुकता, एंटी पैरेलल कंडीशन में भी नहीं रुकता, वो सीधा आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आके रुक जाता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। आर यू क्लियर विद द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? समझा सबको डायमैग्नेटिक? शुड आई गो अहेड? I said ना potential energy zero होती है। Let's go ahead with the paramagnetic substance. Okay, examples for diamagnetic मैंने आपको नहीं बताया। Examples are gold, bismuth, ये सारे जो materials हैं, wood, plastic, ये सारे substances जो होते हैं वो diamagnetic behave करते हैं। Means they does not get attracted to your external magnetic fields. So let's go ahead with the next paramagnetic substance. Now paramagnetic substance के अंदर भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैंने जैसे कि बोला कि डायमैग्नेटिज्म हर किसी में पाया जाता है, बट यहाँ पर अट्रैक्शन का डोमिनेंसी होने की वजह से ब्रेक हो रही है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अब जरा इनके बारे में समझने की कोशिश करो। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों का काम
दोनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा करके वो क्या करते हैं, वो इन द सपोर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपना फील्ड क्रिएट करते हैं, अपोज नहीं करते। ये मीन्स दे अट्रैक्ट्स द एक्सटर्नल और दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसा पैरामैग्नेटिक होता है वैसा पैरामैग्नेटिक होता है। बस फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा सेपरेट किया गया है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर इज ऑलमोस्ट सेम, दे बोथ गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बट फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है, इसलिए उसको एक अलग नाम से जाना जाता है। नाउ अबाउट द पैरामैग्नेटिज्म और द प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म, सबसे पहला कंडीशन तो पैरामैग्नेटिज्म का यही है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिनमें भी नॉर्मली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वी से दैट दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेट सब्सटेंस और फेरोमैग्नेट सब्सटेंस। अब वो कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि पैरामैग्नेटिक बोलोगे या फेरोमैग्नेटिक बोलोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो फेरोमैग्नेटिक बोलोगे, हल्का अट्रैक्शन है, नॉर्मल अट्रैक्शन है तो पैरामैग्नेटिक बोलोगे। तो पहला कंडीशन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट आप जरा ध्यान से समझो मैं क्या समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रैंडम, आपको पता है कि दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है कि जब एक सब्सटेंस होता है, जब आप एक कॉपर वायर लेते हो उसके अंदर आपको करंट क्यों फील नहीं होता, ये चीज आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। क्यों फील नहीं होता? बिकॉज वो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एजिटेशंस, मतलब उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे सामने लाके देखोगे तो आपको फील नहीं होगा कि इट इज अ मैग्नेट, क्योंकि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, इनके रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, विल टर्म इट एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसी भी चीज होती है, विल से दैट जो नेट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो इस रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जीरो आता है। मींस अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे जाके टच करोगे तो आपको फील नहीं होगा कि इट इज एन मैग्नेटिक और इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आपको ये चीज फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब रैंडमली ओरिएंटेड होंगे अगर आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। सो आपको जो नेट मिलेगा वो अगेन आपको जीरो मिलेगा, आपको टच करके पता नहीं चलेगा कि आपको इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, ऐसा आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा। सो व्हाट हैपेंस, जब आप इस पर्टिकुलर पैरामैग्नेट को बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब आप इस पैरामैग्नेट को बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये क्या करता है, अपने आप को जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, तो ये क्या करता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर देता है। मींस इट सपोर्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि ये सपोर्ट करता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इफ यू कीप इट इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा क्या करता है, वीकर पार्ट से सिंस इट इज अट्रैक्टेड, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ भागने की कोशिश करता है बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। जहाँ पे डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर से वीकर भाग रहा था बिकॉज रिपल्शन हो रहा है, वहीं पे पैरामैग्नेटिक वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ भागने की कोशिश करता है बिकॉज इट सपोर्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज आउटसाइड। ओके, नाउ ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसका साई का वैल्यू इज पॉजिटिव बट इट इज स्मॉल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, इतनी जल्दी वो मैग्नेटाइज नहीं होता। रैंडमली ओरिएंटेड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जो रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है,
ऑफ कोर्स रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल मोमेंट्स है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, इनको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। फिर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी डाइपोल मोमेंट है वो सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस दैट योर पैरामैग्नेटिक इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बी। मतलब जैसा बिहेवियर बाहर है वैसा ही अंदर हो गया, उनकी जोड़ी अच्छी जम जाती है, दे लिव हैप्पीली टुगेदर। हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनका भागने का कोशिश होता है। सेम अगर आप वैसा ही यू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट लो, वो जो यूट्यूब का मैंने सॉरी ये जो आपका यू शेप के ट्यूब का मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डालो और यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से क्रिएट करो, तो आप एक्सपीरियंस करोगे सारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में आने की कोशिश करेगा। वहीं पे आपका डायमैग्नेट अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा था, वहां पे वही है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्लियर विद द पार्ट? समझा सबको? So this was all about the part. अब जरा कुछ समझते हैं। If you keep the magnet, paramagnetic substance inside the external magnetic field, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्राउडेड हो जाती है अंदर, पैरामैग्नेट के अंदर से जाना पसंद करती है क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। इंटरनल भी उसी डायरेक्शन में होता है, एक्सटर्नल भी उसी डायरेक्शन में होता है, कोई खास अपोजिशन मिलता नहीं है, तो आपको क्राउडेड फील्ड लाइंस मिलेगी, क्राउडेड फील्ड लाइंस मिलेगी अंदर की तरफ। ठीक है? सो बट कुछ प्रॉपर इसके एग्जांपल्स, पैरामैग्नेटिक के सब्सटेंस के एग्जांपल्स आर MnSO4, H2O, but in gas form. Liquid form it is dipole. Liquid Oxygen form में it is dimagnet. H2O in the forms of gas, that is vapor. Oxygen gas, O2, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन के पास 60 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी वो डायमैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करते, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेट, क्योंकि उनके पास जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड्स आपके आराम से डिसलोकेट हो सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, and it get attracted towards a magnet. So these are some examples for your paramagnetism. अब जरा कुछ और भी पैरामैग्नेटिज्म के बारे में समझते हैं। There was a physicist or a chemist जिनका नाम था पेरी क्यूरी। She is the one. मैम फिजिक्स और केमिस्ट भी थी ये, दोनों में डिस्कवरीज की है इन्होंने। Now this पेरी क्यूरी, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दिस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये कहीं ना कहीं दो चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस है, उसका मैग्नेटाइजेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए बी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी वो अच्छे से मैग्नेटाइज होता है। तो उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटाइजेशन है ना सब्सटेंस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो वापस से सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे और रैंडमली ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे देखा पहले कि आपके जो नेट डाइपोल मोमेंट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी वो आपको जीरो मिलता है। क्यों जीरो मिलता है? बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल थर्मल एजिटेशंस। जो इंटरनल थर्मल हीट एनर्जी है उसकी वजह से ये सारे डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो क्यूरी ने ये बताया कि अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो ये वापस से क्या हो जाएंगे, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी और ये जो एक परफेक्ट डायरेक्शन में रुके हुए हैं ये इस परफेक्ट डायरेक्शन में ना रुक के रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। ओके, सो रुक जाना, ओम समझा रही हूं ना। सो ये रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। सो व्हाट दैट पर्सन सेड that कि m is directly proportional to b and m is inversely proportional to t। मतलब अगर आपको परफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी चाहिए
तो आपको टेम्परेचर बहुत लो रखना पड़ेगा, और आपने टेम्परेचर हाई किया तो वो वापस से सारे के सारे डायपोल मूवमेंट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, एंड द इक्वेशन बिकम्स m is equals to c times of b by t, where c is called as Curie constant. यहाँ पे c को Curie constant बोलता है. So she got a equation like this. The equation becomes m is equals to c into b by t, where b is the external magnetic field and t is the temperature. C is called as Curie's constant. अब let's derive something. कुछ देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं. m is equals to c into b by t. हमको पता है what is b. m is equals to b को हम ये लिख सकते हैं, b is equals to mu naught times of h, mu naught ni. So b is equals to mu naught times of h by t, m by h is equals to c mu naught by t, and this m by h, अगर आपको याद हो, it is psi. m is equals to psi into h if h is not very strong. So psi is equals to c into mu naught by t. You can see that susceptibility is inversely proportional to temperature. ये पूरी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब आपका मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा कि नहीं, उसका साई प्रॉपर आएगा कि नहीं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर आपने टेम्परेचर बहुत हाई रख दिया तो देन इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके जो डाइपोल मोमेंट्स है वो रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं टेम्परेचर हाई होते ही. क्या हुआ, क्या हुआ? So this was all about psi value and paramagnetism. आपको डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. मैम अलग अलग मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर अलग रहेगा ना? वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो तो तुम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. नॉर्मली तो हर मटेरियल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है. किसी को कुछ डाउट है डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में? Anyone have doubt in diamagnetism and paramagnetism? ठीक है, तुम्हारी तरफ से थोड़ा रिवीजन लेते हैं, देखते हैं तुम लोगों को कितना समझा. अमला, आर यू देयर? अमला, हेलो मैम. कैन यू एक्सप्लेन मी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमैग्नेटिज्म? बता सकते हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझे हैं, क्या क्या आपके दिमाग में है? मैम डायमैग्नेट साई का वैल्यू नेगेटिव होता है. एग्जैक्टली, साई का वैल्यू नेगेटिव होता है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है. ओके, पेड इलेक्ट्रॉन्स वालों को भी डायमैग्नेटिज्म में डाला जाता है. एक्सेप्शन O2 और N2, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है. ओके, और फिर Next. वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाने की प्रेफर करते हैं. एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग से वो वीक में जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं, इट अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट, फिर जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के 2 ऑर्बिट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट है वो जो जिस तरफ ज्यादा ऑपोजिशन देता है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट, वो डायमैग्नेटिक होता है. एग्जैक्टली, जो ज्यादा अपोजिशन फील्ड क्रिएट करता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वह अपने अंदर ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा कि वो क्या करेगा, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का अंदर का फील्ड हमेशा बाहर के फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ओके, दैट्स ऑल. ये काफी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स में बाकी सारी चीजें समझ में आ जाती है. इवन अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो अपने आप को परपेंडिकुलर रख देता है ना, वो सपोर्ट करता है पैरेलल होके, और
एंटी पैरेलल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। सो वो क्या करता है, अपने आप को परपेंडिकुलरली ओरिएंट कर देता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ओके। So this was all about diamagnetic substance. Let's try to understand paramagnetic. कोई पैरामैग्नेटिक समझा सकता है? कोई समझाएगा हाँ पैरामैग्नेटिक? मैम, मैं बोलूँ? बोलो। मैम उसमें साई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, पर बड़ा होता है या छोटा? कम होता है। ओके, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट दैट इट इज स्मॉल। नेक्स्ट। वो वीक से स्ट्रॉन्ग चार्ज तक जाने का ट्राई करता है। वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने मैग्नेटिक का। फील्ड। करेक्ट है, वो वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म में रखा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट। डाइपोल मोमेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस को रखेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आप Aligning पैरामैग्नेटिक same सब्सटेंस को, direction. हाँ, जब आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो अपने सारे डाइपोल मोमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो बाहर के डायरेक्शन में रख देता है, जिसकी वजह से इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट। और क्यूरीज लॉ के वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। एग्जैक्टली, ये बताता है कि साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब अगर आप साई को, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी साई की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब जो उसका बिहेवियर है टुवर्ड्स द मैग्नेट वो कम होता जाता है, क्योंकि योर डाइपोल गेट डिस्टॉर्टेड। उनका रैंडम ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आप मैग्नेट पैरामैग्नेटिक को भी बाहर से देखो तो आप हमेशा पाओगे कि अगर आप पैरामैग्नेटिज्म को बाहर से देखो तो आप हमेशा पाओगे कि नेट डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि उस वक्त वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं उनके खुद के इंटरनल एनर्जी की वजह से, उनके खुद के इंटरनल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन की वजह से। ये चीज आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है। ओम, अगर मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं आगे वो टॉपिक समझाऊंगी, हो सकता है वो टॉपिक यहाँ के लिए ना बना हो। अभी फेरोमैग्नेटिज्म बाकी है ना। आई एम नॉट इग्नोरिंग योर डाउट, मैं डाउट कभी इग्नोर नहीं करती। So let's try to understand ferromagnetism. फेरोमैग्नेटिज्म समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। जैसे कि मैंने बोला कि फेरोमैग्नेटिज्म का बिहेवियर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर पैरामैग्नेटिज्म। वो भी अट्रैक्शन करता है, ये भी अट्रैक्शन करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कंसीडर्ड अंडर फेरोमैग्नेटिज्म। इसको फेरो में क्यों कंसीडर करना स्टार्ट किया? क्योंकि इट शोज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। इसका अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगेन इट गोज फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर की तरफ ये अट्रैक्ट होता है। अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालो तो वीकर से वो स्ट्रॉन्गर की तरफ भागेगा। ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म वो समझो जरा। अगेन ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है? इसकी एक डोमिनेंट थियरी है। क्या थियरी है वो समझो। इट हैव अ डोमिनेंट थियरी। हमने पीछे पैरामैग्नेटिज्म में देखा कि पैरामैग्नेटिज्म में अगर आप उसको नॉर्मली बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के देखो तो आपको क्या दिखेगा कि नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं और अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। तो आप जब नेट निकालते हो तो आपको जीरो मिलता है। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो सारे डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं एंड देन इट सपोर्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब फेरोमैग्नेटिज्म में होता क्या है, यहाँ पर ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोमेन थ्योरी। क्या थ्योरी है जरा समझो उसको। इसमें ना ऐसे, ये एक सब्सटेंस है, इसमें ना ऐसे डोमेन वॉल्स डिवाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं ये डोमेन वॉल समझाती हूँ। इसमें ना क्लस्टर ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट्स एक एक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्लस्टर्स में बहुत सारे ग्रुप में एक ही डायरेक्शन आएगा, बहुत सारे ग्रुप में एक एक डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाती है। एक ग्रुप मिलेगा जिसमें सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स ऊपर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, एक ग्रुप मिलेगा जिसमें बहुत सारे डाइपोल मोमेंट्स नीचे की तरफ डायरेक्ट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डोमेन थ्योरी। ये क्यों होता है समझाती हूँ। इन सब्सटेंस के जो अंदर के एटम्स होते हैं ना, इनमें ना अपनी डाइपोल मोमेंट को एक्सचेंज करने की जो होती है ताकत होती है। दे एक्सचेंज द इंटरेक्शन, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाइपोल मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे शेयर दिस प्रॉपर्टी। तो इस वजह से क्या होता है, दिस पर्टिकुलर शेयरिंग और इंटरेक्शन को हम एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग।
एक्सचेंज कपलिंग का मतलब है कपल्स एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सचेंज का मतलब है कि कंटिन्यूअसली ये जो डायपोल्स है ना, ये अपने आजू वाले डायपोल मोमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने आजू बाजू वालों को अपने जैसा बनाते हैं। एक्सचेंज कपलिंग में होता क्या है कि ये एक डाइपोल है, ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले से इंटरेक्ट करेगा और उसको अपने डायरेक्शन में ले लेगा, ये भी अपने बाजू वाले से इंटरेक्ट करेगा और उसको अपने डायरेक्शन में, और इस तरीके से ग्रुप बना के प्रेजेंट हो जाते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग अ ग्रुप। और ये जो इंटरेक्शन है दो डाइपोल मोमेंट्स का, इसको हम एक्सचेंज कपलिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग। ये आपको फेरोमैग्नेटिज्म में देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं। अगेन आप इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो यू विल गेट 0, क्योंकि हर डोमेन जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। तो वापस से जब आप इसका नेट निकालोगे तो विल गेट अ 0। सो अगेन अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं है और आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट निकाला, तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दिस डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, ये छोटा छोटा जो ग्रुप्स बना है इसको डोमेन बोलते हैं, ये रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दिस डोमेन विल गिव यू 0। प्लीज डिफरेंस समझो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में। पैरा में ऐसा कोई डोमेन नहीं था, ये डोमेन क्या है मैंने बताया ना, इट्स अ ग्रुप। ये ग्रुप बनता है, जो सेम बिहेव करने वाले मैग्नेटिक डाइपोल है, जो सेम डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो सब एक एक ग्रुप में आ जाते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप। मैम मतलब जो पैरामैग्नेटिक था उसमें जो थे रैंडम ओरिएंटेशंस थे, बट इधर भी रैंडम है बट ग्रुप में है ना। ग्रुप में है, मतलब एक ग्रुप ऐसा होगा कि सबका ऊपर डायरेक्शन होगा, ऊपर वो पूरे होएगा। एक में प्रेजेंट होंगे। हाँ। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा, तीसरा ग्रुप ऐसा होगा। तो अगर आप नेट वापस से निकालोगे तो विल गेट अ 0, ठीक है। और ये जो ग्रुपिंग होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं ना, ये एक्सचेंज कपलिंग करते हैं। एक्सचेंज कपलिंग करते हैं मतलब एक डाइपोल मोमेंट जो है वो दूसरे डाइपोल मोमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को शेयर करता है, और क्या करता है, अपने बाजू वाले डाइपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करता है। तो इन दिस वे इट फॉर्म्स अ ग्रुपिंग। इस ग्रुप को हम डोमेन बोलते हैं। और अब आप देख सकते हो कि ये पूरे ऊपर डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है, ये पूरा नीचे डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। तो ये जो बीच की ये जो बाउंड्री है, ये इन दोनों को सेपरेट करती है, जिसको हम डोमेन वॉल बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज डोमेन वॉल। हाँ, पैरा में भी नेट 0 ही होता है, बट वहां पे हम सिंगल सिंगल मैग्नेटिक मूवमेंट को का ओरिएंटेशन देख रहे थे, और यहाँ पे हम ग्रुपिंग देखते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, सो ये जो इंटरेक्शन, ये जो डाइपोल मोमेंट इससे बात करता है, ये डाइपोल मोमेंट इससे बात करता है, और ये लोग जो ग्रुप बनाते हैं, इस इंटरेक्शन को, इस शेयरिंग को हम एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं। दिस आर कॉल्ड एज डोमेन। इसका भी आप नेट निकालोगे, टोटल निकालोगे, तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑफ कोर्स नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, that will be 0 because of this random orientation of these groups of this domain. This is what is called as domain theory. इसी को फेरोमैग्नेटिज्म की डोमेन थ्योरी भी बोला जाता है। ये जो डोमेन के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कपलिंग करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते हैं, और एक छोटा छोटा ग्रुप बना लेते हैं, और एक ग्रुप में सारे डाइपोल मोमेंट्स का डायरेक्शन सेम होता है। कीप इट इन माइंड, एक ग्रुप में अगर ये ऊपर देख रहे हैं तो सबके सब ऊपर देखेंगे, नीचे देख रहे हैं तो सबके सब नीचे देखेंगे। सो ये जो थियोरी है, जो ये समझाती है कि इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस योर दिस they just transfer their magnetic properties with each other. Magnetic lines of force को वो जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट हुई है, उसका शेयरिंग होता है। दे ट्राई टू अलाई all the net dipole all the dipole moments in the same direction. एक डायरेक्शन में अलाई करने की कोशिश करते हैं उनको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन थियरी। यही बताता है कि इनके इंटरेक्शन की वजह से, इनके एक्सचेंज कपलिंग की वजह से छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, एक ग्रुप में सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करते होते हैं, अलाई किए हुए होते हैं, और इन ग्रुप्स को हम डोमेन बोलते हैं। और जो वॉल्स दो ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करती है, दो डोमेन्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन वॉल। उसको डोमेन वॉल बोला जाता है। बट इसका भी अगर आप नेट निकालोगे तो यू विल अगेन फाइंड इट टू बी 0। अब क्या होता है, जैसे ही आप इस
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे ही आप इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे ही आप इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, अगर आपने हल्का सा भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये सारे के सारे डोमेन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, बहुत काफी फास्ट तरीके से, एंड इट स्टार्ट सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर विद द बात, समझा? नाउ अगर अब इनकी खासियत कुछ और भी है, इनकी खासियत कुछ और भी है। एक और बात बतानी थी, जिस डायरेक्शन में ये सारे ये जो डाइपोल मोमेंट्स है ये डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इनको डोमेन एक्सिस भी बोला जाता है। जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है ना, तो इट इज अपर डोमेन एक्सिस, दिस इज लोअर डोमेन एक्सिस, अगेन दिस इज अपर डोमेन एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में ये पूरा ग्रुप देख रहा होता है उसको डोमेन एक्सिस बोला जाता है। हमने 3 चीज पढ़ी, इस ग्रुप को हम डोमेन बोलते हैं, इस वॉल को जो 2 डोमेन को सेपरेट करता है उसको डोमेन वॉल बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में एक पूरा ग्रुप देख रहा है उसको डोमेन एक्सिस बोला जाता है। तो लेट्स गो अहेड, जैसे मैंने इसको बाहर के एक्सटर्नल फील्ड में रखा, इट स्टार्ट सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिए जाते हैं। इससे अच्छी इसकी एक और खासियत है, ऑफ कोर्स ये सपोर्ट तो करते ही हैं, डोमेन थियरी तो समझ में आ ही गई। अगर आपने कुछ बहुत लेस अमाउंट का अपोजिशन होगा, बहुत ज्यादा लेस, मैंने कहा ना डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी सब में होती है बट उनका अमाउंट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म इज मोर डोमिनेंट। ओके, सो जैसे ही इनकी मेन खासियत क्या है जरा वो समझो। अगर आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, एक बार ये मैग्नेटाइज हो गए और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाते, दे बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, या परमानेंटली मैग्नेट बन जाएगा, दे गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर रही हूँ मैं, दे गेट परमानेंटली। अगर आपने अब ये बाहर से फील्ड निकाल भी दिया तो वापस से डोमेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा, वो पूरी तरीके से इसी डायरेक्शन में पड़े रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड दे गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं वो इसी की हेल्प से बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हेल्प से बनते हैं। आपके परमानेंट मैग्नेट्स आर योर, जो एग्जांपल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, दिस एग्जांपल्स आर योर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस ऑल आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके हेल्प से परफेक्ट परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इनका यूज बहुत जगहों पे होता है, ऑफ कोर्स वो मैं आगे समझाऊंगी कि कहाँ होता है। सो आर यू क्लियर विद द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? नाउ ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनकी साई की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ कोर्स, एंड इट इज हाई वैल्यू, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। इनको भी अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालो तो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ भागेंगे। समझे सबको? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन थियरी समझी सबको क्या है? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज खत्म हुआ है, आई एम कमिंग टू द क्यूरियस टेम्परेचर। वेट, यहाँ अभी तक आपका प्रॉपर्टीज, अभी तक मैंने फेरोमैग्नेटिक में टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं किया। मैम चैट बॉक्स में एक मैंने डाला, वो देखो ना जरा। नहीं मैं नहीं देखूंगी, रीड करो। अच्छा ठीक है। डोमेन थियरी टू एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अ सिंगल क्रिस्टल, यही वाला पॉइंट है, a single crystal of ferromagnetic solid compresses a large number of small regions and each region is spontaneously magnetized to saturation extent called domain. हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान से सिर्फ इतना ही पार्ट देखो, इतने ही पार्ट क्रिस्टल को देखो, तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन है, ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो ये अपने सैचुरेशन लेवल तक अपने आप को एक डायरेक्शन में फिक्स कर चुका है। मैम सैचुरेशन लेवल मतलब जितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, जितनी उसकी ताकत है मैग्नेटाइज होने की, जितना वो अपने आप को ओरिएंट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, दैट इज सैचुरेशन लेवल। मतलब एक डोमेन में जो एक डोमेन रहता है वो उसमें जितना सैचुरेशन मतलब हाई मैग्नेटाइज हो सकता है उतना हो जाता है। हाँ बस इतना ही बोला है ना? हाँ। ओके। किसी को कुछ डाउट है फेरोमैग्नेटिज्म में तो प्लीज आस्क। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बीच में डिफरेंस समझा है?
वहां पे सिंगल सिंगल नेट डाइपोल मोमेंट्स की डिस्कशन हो रहा था, यहाँ पे ऐसा ग्रुपिंग डोमेन वाला कंडीशन आ जाता है, यही इन दोनों को बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। Effect of temperature. I am thinking to take your 15 minutes extra. I know your lecture is there, but still I want to complete some of the part of this chapter today itself. So अगर किसी को कॉलेज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हो। That is your point, because I need to complete some of the part of this chapter. So let's go ahead. Effect of temperature. Effect of temperature देखते हैं। अब आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ ओम, जो ओम बार बार पूछ रहा है मैम क्यूरियस टेम्परेचर बताओ, क्यूरियस टेम्परेचर बताओ। अब उस कंडीशन पे आ रही है। होता क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, अभी हमने पीछे देखा कि ये मैग्नेटाइजेशन जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, अगर आप किसी सब्सटेंस का, अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ऑफ कोर्स ये पूरा फेरोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड को डिफाइन करने वाला है। अगर ऐसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ते जाए, इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने एक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो ग्रुपिंग बनी है ना, एक टेम्परेचर पे ये ग्रुपिंग पूरी तरीके से टूट जाएगी और जो सारे जो डोमेन में प्रेजेंट है वो डिस्टॉर्ट होकर सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो जाएंगे, रैंडमली प्रेजेंट हो जाएंगे। सो क्यूरियस टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच आपका जो फेरोमैग्नेट होता है उसका डोमेन टूटकर वो पैरामैग्नेट जैसा बन जाता है। सो क्यूरियस टेम्परेचर इज टीसी, इट इज दैट टेम्परेचर जिसपे आपका फेरोमैग्नेटिज्म का जो ये जो डोमेन है ये पूरी तरीके से ब्रेक होके वो पूरी तरीके से पैरामैग्नेटिज्म जैसा बिहेव करने लग जाता है। समझ में आया व्हाट इज क्यूरियस टेम्परेचर? सो if you start increasing the temperature at which your ferromagnetism starts behaving like a paramagnetic substance, that temperature is called as Curie temperature, TC, जिसमें इसका डोमेन ब्रेक हो जाता है, it get distorted totally. Okay, and the relation between the temperature and the psi for this particular condition is given by psi is equals to C by T minus TC. C is called as Curie's constant. TC is the Curie's temperature at which your ferromagnetic will be created to paramagnetic, जहाँ पर उसका सारा डोमेन टूटने वाला है, and T is the temperature at which you are talking. हर सब्सटेंस का अपना, हर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अपना एक क्यूरी टेम्परेचर होता है। जब तक आप उसके नीचे काम करोगे तब तक वो पैरामैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। एक बार आप उसके ऊपर गए, आपने टेम्परेचर इस क्यूरीज के ऊपर बढ़ाया, if T is greater than TC, then now it will start behaving like a paramagnet. So the graph for it is drawn like this. ग्राफ जो बनाया जाता है for psi versus temperature, psi versus temperature का एक ग्राफ होता है for a ferromagnetic substance. So it is something like this. So at this particular temperature TC, इससे पहले ही your ferromagnetism is a paramagnetic. अगर आप TC से ऊपर गए, आपने टेम्परेचर TC से ऊपर किया, तो उसका पूरा डोमेन टूट जाता है and it starts behaving like a paramagnetic substance. Start behaving like a paramagnetic. TC से ज्यादा ना? TC से ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, डोमेन टूट जाएगा और वो पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा। So the temperature at which your ferro start behaving like a para, that is called as Curie's temperature. आपको सारी चीजें क्लियर हुई? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म and Curie's temperature. Let's go ahead with the next topic. मैम डोमेन वॉल किससे बनता है? डोमेन वॉल सिर्फ ऐसा होता है कि समझो बहुत सारे ऐसे ओरिएंटेड है, अचानक से आपने देखा कि ऐसे वाले ग्रुप देखने लगे, तो वी से कि ठीक है, लेट्स सेपरेट इट फ्रॉम अ वॉल व्हिच इज अ डोमेन वॉल। सो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जो डिफरेंशिएट करता है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि डोमेन वॉल। अच्छा, ये अजम्पशन है ना डोमेन वॉल? सो
आप थोड़ी ना एक सिंगल नेट मैग्नेटिक मोमेंट को जाके देख पाओगे। हाँ आपको तो ये भी नहीं पता कि डोमेन कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, आपको ये सब थोड़ी चीजें पता है, पर ऐसी करेक्ट। चीजें ऑब्जर्व की गई है उसके अंदर, ऐसा देखने के लिए मिला है। जब उसको मैग्नीफाई करके देखा गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को और ट्राई करने की कोशिश की गई कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पैरामैग्नेट, तब समझ में आया कि अच्छा ये रीजन है कि अगर थोड़ा सा भी, ऑलरेडी बहुत सारे ओरिएंटेड ही होते हैं उसी डायरेक्शन में, अगर थोड़ा सा भी फील्ड अप्लाई करोगे सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो छोटे से भी मैग्नेटिक फील्ड से इट इज इजीली गेट अट्रैक्टेड, इसीलिए इसका साइगा वैल्यू इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, hysteresis. This is important as your entrance exam point of view. Hysteresis. ये टॉपिक पढ़ाकर आई विल स्टॉप। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा वो मैं कल पढ़ाऊंगी। सम्स आपके होमवर्क है, कल करके आना, कुछ डाउट डिफिकल्टी होगी तो विल क्लियर। सो लास्ट के जो ये 10 मिनट्स बचे हैं, हम इसमें हिस्टेरेसिस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। व्हाट इज दिस हिस्टेरेसिस ग्राफ? ये हिस्टेरेसिस ग्राफ जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाया जाता है नॉर्मली। इट इज फॉर्म एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन, दिस हिस्टेरेसिस इज an experiment on ferromagnetic substance। हालांकि हिस्टेरेसिस बहुत जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपने इलास्टिसिटी में भी हिस्टेरेसिस पाया था कि अगर एक हुक्स लॉ के बाद अगर आप स्ट्रेस ना भी बढ़ाओ तो स्ट्रेन बढ़ते हुए मिलता है। तो हिस्टेरेसिस का मतलब यही होता है कि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर आप एक पहली चीज दूसरी चीज से लैग करती है, अगर आप एक नहीं भी बढ़ा रहे हो तो दो भी दूसरी चीज बढ़ती जाएगी। सो देयर विल बी अ लैगिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो हिस्टेरेसिस इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज डन ऑन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किया गया जाता है, देयर इज एन सोलेनॉइड। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि हमको ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, जिसमें सोलेनॉइड के अंदर हम लोग एक रॉड इंसर्ट करते हैं और वो रॉड का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर। देयर इज एन सोलेनॉइड जिसका मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट म्यू, सॉरी, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। कीप इट इन माइंड, दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो जैसे ही एक फेरोमैग्नेटिक रॉड को मैं इसके अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालूंगी, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब किया क्या जाता है, आपको पता है m इज इक्वल्स टू साई इनटू h। अगर आपको सब्सटेंस का साई पता हो, अगर आपको h पता हो, h आपको पता है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ni नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द करंट जो आप सप्लाई कर रहे हो बाहर से। सो आपको m और h पता है तो आपको पता चल इस बी टोटल कितना है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज वेरी बिग। हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कम से कम 250 हमने सिर्फ इसके ऑब्जर्वेशंस किए थे। जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो ना, बोलते हैं 5 ऑब्जर्वेशन करो 6, इसके 250 ऑब्जर्वेशंस किए गए थे एक एक एक्सपेरिमेंट के। और हमको करवाते वक्त कम से कम हमने ना करके भी yes 250 observations, it's a big number. So that experiment, this experiment was in very high standard। छोटे बच्चों को नहीं किया जाता है, हाँ of course छोटे बच्चों को नहीं करवाया जाता है because this experiment is not that easy, इतना easy experiment नहीं है। So अगर आपको m, आपको अगर आपको मटेरियल का पता हो, h आपको पता है h is n into i, तो आपको टोटल जो फील्ड उसके ऊपर क्रिएट होने वाला है वो पता चल जाएगा। b is equals to xi into h plus mu naught n into i। Okay, so let's try to, of course mu naught xi into h, this you can calculate, this plus this की वजह से we will get the total b। इसका हमने रिलेशन पीछे देखा था। अब please try to understand this graph। जब आप हिस्टेरेसिस करते हो, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, आप क्या ग्राफ बनाते हो? You draw the graph of b, that is the magnetic flux which is created, versus h जो आप अप्लाई कर रहे हो, n into i जो करंट आप अप्लाई करते हो, जो इंटेंसिटी आप दे रहे हो, इनका ग्राफ बनाया जाता है। अब जरा इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं जो समझा रही हूँ, क्योंकि दिस ग्राफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन हिस्टेरेसिस ग्राफ। और आपको फिलहाल हिस्टेरेसिस ग्राफ ही समझना है। ये ग्राफ काफी बड़ा है, इसको फिलहाल समझो, क्या कर रहे हैं जरा उसको समझो। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट O। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ पर मेरा h इज ऑल्सो 0, मैंने बिल्कुल करंट अप्लाई नहीं किया है सोलेनॉइड में, और मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0 on that particular rod। अब मैंने क्या किया, I started, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया विद एन एक्सपेरिमेंट, मैं क्या हुआ, मैं उस पर्टिकुलर एक पॉइंट A तक मैं H इंक्रीज कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने H इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मेरा सोलेनॉइड मैग्नेटाइज हुआ, उसने अपना मैग्नेटाइजेशन मेरे रॉड पे पास आउट किया।
जैसे जैसे H इंक्रीज करती जाऊंगी उस रॉड पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हुआ 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 हुआ, आई रीच टू पॉइंट A। दिस इज माय सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर मैं इस पॉइंट के बाद H इंक्रीज भी करूं तो मेरा B जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल के अंदर उतनी ही कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने की। सो दिस A इज माय सैचुरेशन पॉइंट। मतलब अगर इसके max बाद saturation. अगर मैं H इंक्रीज भी करूं, इफ आई इंक्रीज द करंट, मैं करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊं भी सोलेनॉइड में H बढ़ाने के लिए, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो उतना ही भी दिखाएगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है अब और मैग्नेटाइज होने की। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई, नाउ अब मैं करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू रिड्यूस द करंट। अब मैं H की वैल्यू कम कम करती जा रही हूँ। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि जैसे ही मैं H की वैल्यू कम कम करती जा रही हूँ, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फेरोमैग्नेटिज्म है, मैंने आपको बताया कि अगर आप बाहर का एक्सटर्नल फील्ड निकाल भी देते हो तो भी वो वापस से जीरो मैग्नेटिज्म नहीं दिखाता, उसके अंदर डोमेन वैसे के वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। इट शोज अ मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे आप H की वैल्यू कम करते जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि B की वैल्यू कम होनी चाहिए, बट आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। H जीरो होने के बाद भी, दिस इज माय B पॉइंट, H जीरो होने के बाद भी मैंने करंट एकदम जीरो कर दिया, मैंने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दी, फिर भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे रॉड के अंदर मुझे B अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। I can see. It means that H is zero, but then also my magnetic field inside the object is not zero. यही तो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को सेकंड में हमने क्या किया, अब मैं H डिक्रीज करती जा रही हूँ, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर H is equals to zero, but B is not equals to zero. And this point is called as रेमनेंस पॉइंट। इसको रेमनेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेमनेंस। या इसको, इस पॉइंट को जहां पर H जीरो करने के बाद भी B जीरो नहीं हो रहा है, अभी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ऐसे पॉइंट को रेमनेंस पॉइंट या रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी का मतलब होता है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को Can you Ma'am, see the mute. things?